बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे एक सफल किसान से। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि अगर आपको खेती किसानी अपनी उन्नत बनानी है तो किस तरह के कदम आप उठा सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ खास गतिविधियां चल रही हैं, क्या विकास के कार्य हो रहे हैं। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, साथ ही मिट्टी दूषित होती जा रही है, जिसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ रहा है। हालांकि इसकी कई वजह है, लेकिन समाधान का रास्ता है मिट्टी की जांच करना, जिससे समय रहते ये पता लगाया जा सके कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उन्हें कैसे दूर किया जाए। खेत में कौन सी फसलें लगाई जाए, इसे सरल बनाने के लिए मोदी सरकार ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई और नारा दिया, स्वस्थ धरा तो खेत हरा। इस योजना के अंतर्गत 429 नई स्थायी प्रयोगशालाएं, 102 नई मोबाइल प्रयोगशालाएं और 8,752 लघु जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। गांव स्तर पर भी मिट्टी की जांच करने के लिए कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गर्मियों के समय में जब खेत खाली होते हैं, इस समय मृदा परीक्षण कराना बेहतर होता है। क्या है विशेषज्ञ की राय, आइए जानते हैं। मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है। किसान भाई हम दिनों दिन अपने खेत की मिट्टी के दिनों दिन अधिक से अधिक प्रोडक्शन ले रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार हमें पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं करते। तो उसके अनुसार आपका जैसे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपका ब्लड टेस्ट कराइए, उसके अनुसार आपका वो दवा लिखता है। इसी अनुसार किसान भाई आपकी मिट्टी में भी दिनों दिन पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। उसके लिए आपको सलाह है कि किसान भाई अपने मिट्टी की जांच जरूर कराएं। अभी इस समय खेत मिट्टी गर्मी के मौसम में आपका खेत खाली है, उस दौरान आपका मिट्टी की जांच जरूर करना है। इसका उद्देश्य है कि आपके खेत की मिट्टी का पता चल जाता है कि आपके खेत में कौन से पोषक तत्वों की कमी है तथा कौन से पोषक तत्व की उपलब्धता है। साथ ही साथ आपके खेत में इधर दिल्ली का जो दक्षिणी पश्चिमी बेल्ट है, यहाँ पे सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर से भी आपके खेत में नमक की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे कि आपका मिट्टी के जांच से ही पता चल सकता है कि आपकी मिट्टी लवड़ी है, क्षारी है या अम्लीय है, उसका भी पता चल सकता है। साथ साथ आपका पोषक तत्वों के बारे में भी विस्तृत पता चल जाता है कि इस खेत में आपका कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, उसके अनुसार आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अब किसान भाई आपके 1 एकड़ खेत है तो एक एकड़ खेत से 5, 7, 8 जगह से नमूने लेने रहते हैं। इसके लिए आपका घरों में औजार रहते हैं, जैसे खुरपी, कस्सी, फावड़ा, इसका यूज करते हैं। और इसके लिए मिट्टी की जांच के लिए आपका जो गहराई आपका 0 से 15 सेंटीमीटर, धान, गेहूं, सरसों, इसके लिए आप लेते हैं। इसी तरह फलों के वृक्षों के लिए आपका 0 से 30 सेंटीमीटर गहराई, 30 से 60 सेंटीमीटर, 60 से 90 सेंटीमीटर 3 लेयर का सैंपल लेते हैं, जिसके अनुसार आपका मिट्टी की जाँच कराते हैं। अब इस मिट्टी को किसान भाई आपका ले करके आपका साफ सुथरी पॉलीथीन में रख करके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में आप दे सकते हैं, जिससे कि आपके मिट्टी की जांच के उपरांत उसमें कौन से पोषक तत्व की उपलब्धता है या कमी है पता चल सके। और मिट्टी का सैंपल लेते समय किसान भाई आपको कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है। जैसे आपके पास जो पॉलीथीन है जिसमें मिट्टी का नमूना कलेक्ट कर रहे हैं, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। साथ साथ जो इस औजार से आप मिट्टी का सैंपल ले रहे हैं उसमें अगर लोहे का है तो जंग खाया नहीं रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि साथ साथ किसान भाई आपके जिस खेत से मिट्टी का सैंपल आप टेस्ट करना चाहते हैं, अगर उसमें खेत में अगर पेड़ है तो पेड़ के नीचे से सैंपल
सैंपल नहीं लेना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि आपके किसान भाई गांव में देखा जाता है कि आपके ये घर के पास आपका खेत है तो वहाँ पे नज़दीकी जैसे काऊ डंग हुआ या बोफाइलो डंग हुआ, उसको इकट्ठा खेत में कोने पे रख देते हैं। उसके पास से भी मिट्टी का सैंपल नहीं लेना चाहिए। ये आपको ये सावधानियां रखनी चाहिए। साथ ही साथ इसका जो महत्व है, आपका कृषि विज्ञान केंद्र में आपका इससे जांच होने के बाद जांच के उपरांत आप में इस खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है, साथ साथ मिट्टी में आपका दिनों दिन ऑर्गेनिक कार्बन भी कम होता जा रहा है। आपका हम अधिक से अधिक ऊपर फसल तो लेते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं करते, जिससे कि हमें जांच के उपरांत ही पता चलता है कि इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है या आपके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन इतना है। उसके अनुसार आपके जांच के उपरांत इसका अच्छी तरह प्रबंधन कर सकते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। कभी कभी किसान मृदा परीक्षण को गंभीरता से नहीं लेते और कम पैदावार की समस्या से दो चार होते रहते हैं। ऐसे में आइए विशेषज्ञ से जानते हैं कि क्यों जरूरी है मिट्टी की जांच। किसान भाई, आपको हम मिट्टी की जांच और उसके महत्व के बारे में बताना चाहेंगे। इस समय किसान भाई गर्मी के दिनों में आपका खेत खाली है, उस उपरांत आपके मिट्टी की जांच जरूर कराएं। मिट्टी की जांच कराने के लिए आपको किसान भाई मिट्टी का नमूना 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक लेना चाहिए और आपका 1 एकड़ खेत है तो 5-7 जगह से मिट्टी का नमूना ले करके उसमें साफ सुथरी पॉलीथीन में रख लें। फिर उसको आपको मिट्टी का नमूना वो अच्छी तरह मिक्स कर करके उसमें नाम, गांव, आधार कार्ड नंबर, खसरा नंबर आदि विस्तृत जानकारी लिख कर करके आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या यूनिवर्सिटी में आपके पास कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे दे सकते हैं, जिससे कि आपका मिट्टी की जांच हो सके और उसके बाद जांच के आधार पे आपके मिट्टी का में कौन से पोषक तत्व की कमी है उसका हम प्रबंधन कर सकें। भारत सरकार द्वारा किसान भाई आपका सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाया जा रहा है, जिससे कि आपका सभी कृषि विज्ञान केंद्र मिट्टी की जांच निःशुल्क जांच करते हैं। उसके उपरांत आपके मिट्टी की जांच करके सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका सभी फसलों का पोषक तत्व का प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी लिखी रहती है कि जिसमें आपके कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना है और कौन सी फसल में कितनी मात्रा में देनी है। उससे आपको किसान भाई पता चल जाता है कि आपका हमारे खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है। उसके अनुसार आपका सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से अपने सभी फसलों में पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छी प्रकार कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है और कैसे कराएं। इसके साथ ही आइए नजर डालते हैं इस योजना के खास पहलुओं पर। इस योजना के तहत खेतों की मिट्टी की जांच करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। किसानों को उनके खेतों के अनुसार फसल लगाने का सुझाव दिया जाएगा। इस कार्ड के तहत एक रिपोर्ट में होती है मिट्टी की पूरी जानकारी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तहत किसानों को एक खेत के लिए हर 3 साल में एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। भारत सरकार ने इस योजना के तहत 568 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। देश के सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से मिट्टी से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालकर किसान अपने खेतों में भरपूर पैदावार ले सकेंगे, जिससे मिट्टी की सेहत भी बनी रहेगी और किसानों की आय भी। तो ये था सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, यानी कि जानने का कि पशुपालन के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं या फिर जोड़ना चाहते हैं तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आप कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट में। छोटे पशुपालन को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी है सही नस्ल का चुनाव करना। स्थान की जलवायु और तापमान को ध्यान में रखकर किया गया चुनाव बेहतर परिणाम देता है। बात अगर राजस्थान की करें तो यहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी। इसके अलावा यहाँ चारे की उपलब्धता साल भर नहीं होती। इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाए तो बकरी में सिरोही नस्ल सबसे बेहतर है। इसे दूध और मांस उत्पादन दोनों के लिए ही पाला जा सकता है। बकरी की ये नस्लें भूरे रंग की होती है। शरीर पर हल्के या भूरे रंग के धब्बे होते हैं। प्रौढ़ नर बकरी का भार 50 किलो और प्रौढ़ बकरी का भार 40 किलो तक। 10 माह में ही बच्चे का वजन 20 किलो तक हो जाता है। सिरोही नस्ल की जो ब्रीड है वो राजस्थान के क्लाइमेट के हिसाब से, उसके अलावा दूध में भी ये ठीक है और मटन पर्पज से भी ठीक है। तो कुल मिला के दोनों चीज़ों में इसका लाभ है। और इसकी ग्रोथ भी जैसे ही बच्चा तीसरे चौथे 5वें महीने का और 10 महीने का होते होते तो इसका काफ़ी 20-22 किलो वजन बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, मेरा ये कहना है कि आप सिरोही नस्ल की बकरी है पालना चाहो तो वो मैं अच्छी मानूंगा, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, पाल रहा हूँ। वहीं बात करें भेड़ की तो इसके लिए सुरेंद्र अवाना का क्या सुझाव है, आइए जानते हैं। क्योंकि अवाना जी ऐसे पशुपालक हैं जिन्होंने एक भेड़ से एक बार में 4 बच्चे तक लिए हैं। किसान भेड़ है CSWRI अविका नगर से मैं 5 बड़ी फीमेल और 1 मेल और 3-3 महीने के 5 बच्चे इस तरह से लाया था। और जैसा वहाँ के वैज्ञानिकों ने मुझे बताया उस हिसाब से वैज्ञानिकों को बात मान के और मैंने उस पर काम किया। और उन्होंने ये बताया कि हमने 3 स्टेट की ब्रीड को, बंगाल वाली, गुजरात वाली और हमारे अविका नगर वाली, इन तीनों को क्रॉस करके 10 साल तक रिसर्च किया और इन्होंने ऐसी नस्ल तैयार की जो 3 से 4 बच्चे ला रही है। तो मैं वहाँ से ये परचेज करके लाया। वैज्ञानिकों ने कहा इसको 200 ग्राम दाना ज़रूर 24 घंटे में देना। मैंने उनकी बात मानी और आप वंडर करोगे कि मेरी पहली जो भेड़ ब्याई वो 3 बच्चे लाई, दूसरी 2 और तीसरी 4 बच्चे लाई। पशुपालन में सबसे अहम होता है पशु का आहार। भेड़ बकरियों से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आहार पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो तो पशु का 50% आहार चराई से पूरा किया जा सकता है। बाकी 50% के लिए 200 ग्राम दाना और बाकी आहार से पूरा किया जा सकता है। अगर आपके आसपास ओपन ग्रेजिंग की जगह है थोड़ी बहुत तो 50% चारा वहाँ आप चराइए, चाहे सवाई चक हो या फॉरेस्ट एरिया हो या दूसरी और गोचर भूमि हो, तो उसके अंदर आप चराइए। उनकी झाड़ियाँ हैं वही मुख्य रूप से खाना है। तो 50% आपके चारे की बचत हो जाएगी। 50% आप अपने जो बाड़ा है उसके अंदर उनको लूंग है, पाला है, इस तरह की और ग्रीन फोडर जो भी आपके पास है, नीम है, बबूल है, खेजड़ी है, इस तरह का ये इनका प्रिय भोजन है। कांटेदार झाड़ियाँ सबसे प्रिय है। तो 50% आपकी बचत होगी, 50% वहाँ दे दिए। और मेरा ये कहना है कि अगर आप 200 ग्राम दाना 24 घंटे में इनको दोगे तो मैं समझता हूँ कि 14 महीने में 2 बार तो ये बकरी ब्याती है सिरोही, और दूसरी भी 14 महीने में 2 बार ब्याह जाती हैं। आप एवरेज मानिए कि कोई 1 लाएगी, कोई 2 बच्चे लाएगी, तो एवरेज 1.5 और 1.5 3 बच्चे तक आपको 14 महीने में आ जाएंगे। और 10 महीने के अंदर अंदर वो जो मेल है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो ईद का त्यौहार या दूसरे और किसी भी आपको 10-12 हज़ार रुपये दे जाएगा। और आप वेट करोगे और उस पर थोड़ा सा जोर खिला के 1,000-2,000 और खर्च करोगे, 25-30 किलो वजन हो गया तो वो आपका 20-25 हज़ार से आराम से बिकेगा। आप में पैसेंस है तो उसको रोकिए, अदरवाइज़ पहले सर कर दीजिए। और फीमेल है तो 9 से 12 महीने के अंदर दोबारा वो हीट में आ जाएगी और उसके बाद वो भी बकरी बन जाएगी। और उसके बाद आप उसको सेल भी करोगे पहली या दूसरी बार बनने के बाद, तो आराम से 16, 17, 18, 20 हज़ार तक की अगर अच्छी हेल्दी है तो 20 हज़ार तक बिकेगी, और नहीं तो 15 हज़ार तो कम से कम मिलेंगे। तो इस तरह से किसान भाइयों 14 महीने में ही आप और 50% सेल करोगे, उसमें भी आपको बचत है। दूसरी आपके पास फीमेल रह गई वो बचत है। और इसी तरह से अविसान का या दूसरी भेड़ है, ये भी
वही सिस्टम है। 14 महीने में 200 ग्राम दाना, और भेड़ तो 90% ओवर ग्रेजिंग में अगर सूखा हरा जैसा मिलता चलती है, बस 200 ग्राम दाना दे दीजिए। और अगर अविसान लाते हो तो 3-4 बच्चे लाएगी। 14 महीने में एवरेज में मानता हूँ कि 4 बच्चे होंगे, तो उससे दूसरे किसानों के 2 बच्चे होंगे, आपके 4 होंगे, इनकम डबल होगी। और इस तरह से और जो दूसरे इसके मींगनी है, मूत्र है, ऊन है, इससे छोटे छोटे लाभ होंगे। उसी से तो आपके दाने का खर्चा निकल जाएगा, और आपकी जो सेल करोगे मेल या फीमेल, वो आपकी शुद्ध इनकम होगी, आपका मेहनताना होगा। और जिन किसानों के आसपास अगर ओपन ग्रेजिंग नहीं भी है तो भी वो उनका 10-20% और एडिशनल खर्चा बढ़ जाएगा। आप उनके अंदर ही, अपने बाड़े के अंदर ही उनको हर तरह का आसपास हरा चारा, बहुवर्षीय चारा लगा के उनको खिलाएंगे, तो आपको थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, बाकी उसमें भी आपको डेफिनेट इनकम होगी। पशुपालन को सफल बनाने के लिए सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। इस बारे में किसान व पशुपालक का क्या कहना है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने, माननीय रूपाला जी ने एक LNM योजना चलाई है, जो बहुत अच्छी योजना है। मैंने इसमें 3 चीज़ें हैं। गोटरी है, जिसमें गोट और सीप आ गई, पिगरी भी है, और पोल्ट्री है। जिस किसान भाइयों को जो अच्छी लगे वो उसमें अप्लाई करिए ऑनलाइन। आपका 2 महीने फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद ऑनलाइन आपको ये 1 से 1.5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है, और 50% इसमें सब्सिडी है। तो मेरा ये मानना है कि भारत सरकार इतनी अच्छी मदद कर रही है। प्रधानमंत्री जी हमारी इनकम डबल करना चाह रहे हैं। इस योजना में अप्लाई करके आप LNM योजना में तीनों में से जो भी अच्छी लगे वो योजना में अप्लाई करिए, और इन योजनाओं का लाभ उठाइए। आपकी इनकम भी डबल होगी, सब्सिडी का भी फायदा लीजिए। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानें। सितंबर माह में वातावरण के तापमान में उतार चढ़ाव से पशुओं को सुरक्षा दें। पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने व पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करें, और रात के समय ठंड से बचाने के लिए पशु को शेड के नीचे बांधें। बारिश के मौसम में पशुशाला में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, जिससे संभावित बीमारियों पर काबू पाया जा सके। इस समय बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। समय समय पर फर्श व दीवारों पर चूने के घोल का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास गंदा पानी रुकने न दें, जिससे रक्त परजीवी जैसे थाइलेरिया, ट्रिपेनोसोमा, बवेसिया पर अंकुश लगाया जा सके। ये परजीवी मच्छर, कीट व चिंचड़ के द्वारा फैलते हैं। पशु को परजीवी नाशक दवा का घोल अवश्य पिलाएं। पशु चिकित्सालय में जाकर गोबर की जांच अवश्य करवाएं, और मेमनों को इंटेरोटॉक्सिमिया रोग का टीका लगवाएं। नमी जनित रोगों की रोकथाम के साथ साथ गला घोटू और लंगड़ा बुखार के नियंत्रण के लिए पशु को टीके लगवाएं। रोग के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सक से संपर्क करें। इस मौसम में मिलने वाला हरा चारा पशु को सीधे ना दें, इससे अफारा हो सकता है। चारा देते समय उसमें सूखा चारा व दाना भी मिलाएं। साथ ही पशु को बाहर चरने ना भेजें। इस समय चारे की अधिकता का लाभ उठाएं और हरे चारे से साइलेज बनाएं, जो विपरीत मौसम में काम आएगा। तो ये था सेगमेंट हमारा पशुधन। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे कामयाब किसान से मुलाकात करने का, यानी कि जानने का कि किन समस्याओं का सामना करते हुए उन्होंने इन ऊंचाइयों को छुआ है, किस तरह से इस नई पहल की शुरुआत उन्होंने की। आइए मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के कामयाब किसान से, हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में। राजस्थान का सीकर जिला अपनी खूबसूरती संस्कृति के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही जाना जाता है यहाँ के प्रगतिशील किसानों के लिए, जो यहाँ की धरती को संवारने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। सीमित संसाधन के बावजूद यहाँ के किसान खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं सुंडाराम जी, जिन्हें 1 लीटर पानी में पेड़ लगाने की तकनीक विकसित करने पर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। कृषि वानिकी सर्वे के आंकड़ों की माने तो सुंदराम वर्मा ने सीकर, नागौर सहित प्रदेश भर में कई स्थानों पर रेतीली व बंजर भूमि में 1 लीटर पानी में ही 60,000 से ज्यादा पौधे लगा दिए हैं। साल 2021 जून जुलाई में भी सुंदराम वर्मा द्वारा दांतारामगढ़ व सालासर सहित शेखावटी इलाके में 3,000 से ज्यादा मरुस्थलीय पौधे रोपित किए गए हैं। इसके अलावा वो कृषि क्षेत्र में कई नई तकनीक विकसित करने पर शोध कर रहे हैं और कर चुके हैं। फिलहाल आज जानते हैं उनके अनार के बाग के बारे में। करीब 1 हेक्टेयर खेत में फल फूल रहे इन अनार के पौधों को 13 साल पहले रोपा गया था। उनके 400 पौधे अब उन्हें अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। वो बताते हैं कि उनके उगाए अनार पूरी तरह से जैविक हैं। इस फसल को अच्छी बढ़वार मिले, इसके लिए वो बकरी के गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बकरी की खाद में वो सभी तत्व मौजूद हैं जो पौधे के लिए जरूरी हैं। खेत के मेरे इस हिस्से के 1 हेक्टेयर में अनार का बगीचा बोया हुआ है, जो लगभग 13 साल पहले उद्यान विभाग की एक स्कीम के तहत लगाया था। और इसमें ड्रिप लगी हुई है और पूरी तरह से ये जो नई कृषि की तकनीक होती है उसका उपयोग करते हुए इस बगीचे को मेंटेन किया है। इस बगीचे में मैं सिर्फ और सिर्फ देसी खाद के रूप में भेड़ बकरियों की मींगनी का उपयोग करता हूं, और उससे क्या होता है कि जो पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वो पूरी तरह से इसी खाद से हो जाती है। आमतौर पर एक फसल ली जाती है, लेकिन इस खाद का उपयोग करने से आप देख रहे हैं कि फल पक भी रहे हैं, फल अध पके भी हैं और फल नए भी लग रहे हैं और कुछ फूल भी चालू है। तो कहने का मतलब है कि इससे लंबे समय तक, यानी अगस्त से लेकर और नवंबर तक लगातार फल मिलते रहेंगे और बनते रहेंगे, और इसलिए इसकी जो पैदावार है वो लगभग प्रत्येक पौधे से 20 किलो से लेकर 30 किलो तक पैदावार मिल जाती है। और इस समय जो मार्केट वैल्यू है वो 50 रुपये से लेके 80 रुपये तक बिक रही है। जो सबसे अच्छा और मोटा माल है वो 80 रुपये बिकता है, बीच का 65 रुपये बिकता है, फिर 50 रुपये, और जो बिल्कुल छोटा माल है वो करीब 40 रुपये किलो बिकता है। तो इस 1 हेक्टेयर से 5 से 6 लाख रुपये प्रति वर्ष की आमदनी हो जाती है, जिसमें 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है और बाकी जो है वो 4 लाख 5 लाख के बीच में मुनाफा बच जाता है। इन 400 पौधों से सुंदराम जी को प्रति पौधा लगभग 20 से 30 किलो फल मिल जाते हैं और इस तरह से सालाना 5 से 6 लाख की आय हो जाती है। सुंदराम जी बताते हैं कि बागों की ये खुशहाली हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त आया था जब पौधों की सिंचाई के लिए उनके पास पर्याप्त पानी नहीं था। इस समस्या का उन्होंने खुद ही तोड़ निकाल लिया, और वो था पौधों की 2 कतारों के बीच के हिस्से का इस्तेमाल करना। इसके लिए उन्होंने एक हिस्से में मल्चिंग बिछा दी, जिससे बारिश का पानी बहकर एक जगह एकत्रित किया जा सके। इस तरह वो हर साल करीब 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे उनके पौधों को साल भर पानी मिलता रहे। सुंदराम जी का सफर यहीं तक नहीं है, बल्कि वो अपने बाग में एक और तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे अगले कुछ सालों में इजाफा 2 गुना हो जाएगा, वो भी उतनी ही जमीन में। आइए उन्हीं से समझते हैं। इसको जब पौधे को लगाया था तो ये 1 हेक्टेयर में 400 पौधे लगे थे, और अब जब देखने से ये पता चलता है कि 13 साल में जितनी बढ़वार हो सकती है उतनी इनकी हो चुकी है, और बीच में अभी भी एक पौधा और लगाया जा सकता है। तो हमने पौध तैयार कर ली है और इनके बीच में 400 पौधे और लगाएंगे, और जब ये 800 पौधे हो जाएंगे तो ये पैदावार जो है वो बढ़कर 5 लाख 6 लाख से 10-12 लाख तक हो जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। और इसमें जब इसको लगाया था तो उस समय
हमारे पास थोड़ा सा पानी ट्यूबवेल में था, लेकिन 6 साल पहले पानी ख़त्म हो गया, तो हमने 2 साल तक इसको टैंकरों के पानी से ज़िंदा रखा। लेकिन बाद में टैंकर का पानी भी इतना महंगा हो गया कि वो केवल पीने के पानी की पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ पानी बिल्कुल ज़मीन में नहीं है और नहीं कोई नहर का पानी है, तो इसलिए हमने एक नया तरीका ये तैयार किया। इसमें क्या किया है कि जो पेड़ों की कतार है उसको मैंने खुला रखा है, ताकि बरसात का जो पानी बरसे वो पेड़ों में की जड़ों तक अपने आप पहुँचे। और जो इन कतारों के बीच में, यानी पौधों के कतारों के बीच की जो खाली जगह है वो पड़ी रहती है, तो वो खाली जगह में मैंने मल्चिंग का उपयोग किया। एक मल्चिंग ये है जो पॉलीथीन की 100 माइक्रोन की मल्चिंग है, ये 10 साल चलेगी और 1 हेक्टर में 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया है। तो प्रति वर्ष 15,000 रुपये का खर्चा आया है, जो कोई मायने नहीं रखता, बहुत कम है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है और लंबे समय तक चलती है। तो इससे यानी 1 हेक्टर में 1 हेक्टर के 6,000 वर्ग मीटर में इसको बिछाया है और 6,000 वर्ग मीटर से हमारे जो औसत बरसात का है वो 40 सेंटीमीटर है। इसमें 20 लाख लीटर पानी इसी 1 हेक्टर के बगीचे से इकट्ठा हो जाता है, जो एक फार्म पॉन्ड में इकट्ठा करते हैं। फार्म पॉन्ड भी विभागीय योजनाओं के अंतर्गत बनाया गया है और उस फार्म पॉन्ड में जो 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा होता है वो इन पौधों के लिए केवल 10 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इसके बाद में हमने जो बाकी का जो पानी बचता है 10 लाख लीटर, उसमें हमने आधा हेक्टर में सहजन के पौधे लगाए हैं और सहजन के पौधों के बीच में हम सर्दियों में क्योंकि सर्दियों में जो फसल बोते हैं उसमें पानी की आवश्यकता कम रहती है, तो जो चना और सरसों इनकी हमने जो है वो फसलें ली हैं और सहजन की फसल भी ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर खेत की योजना बनाएं तो खेत का ही पानी होगा, खेत की ही फसलें होंगी और उस खेत में बाहर से कोई पानी की आवश्यकता नहीं होगी। और ये तकनीक तो किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से के में, जैसलमेर में जो सबसे कम बरसात होती है वहाँ भी इस तकनीक से पानी इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान की बालू रेत है, बालू रेत में अच्छी बरसात होती है तो ही पानी अवशोषित हो जाता है, बहता नहीं है। इस तकनीक से थोड़ा सा पानी भी बरसता है तो वो बहने लगता है और फार्म पॉन्ड में इकट्ठा होता रहता है। तो हमने एक नया नवाचार किया है जो काफ़ी सफल है और हम इसको पिछले 3 साल से काम में ले रहे हैं। सुंदराम जी की बागवानी वाकई में काबिले तारीफ है। उनकी इस योजना को आसपास के किसान भी अपनाकर पानी संचय के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो ये था सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान और हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे सफल किसान से मिलकर आप भी उनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही बता दें, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। एक विशेष जानकारी आपके लिए कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।